ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो नीडी क्लासेस आपके लिए 67th बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज लेके आया है। ये एक बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है नीडी क्लासेस की तरफ से, और इसमें जो है हम लोग लूसेंट सीरीज को लेकर चल रहे हैं। एक पूरा टॉपिक वाइज प्लान दिया गया है, उसका पीडीएफ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 45 डेज का हमारा प्लान है, 45 दिन में हम लोग लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। 100% गारंटी है इसकी। और जैसे अभी कोविड चल रहा है तो और एक्सटेंड भी होगा, तो पूरा डिटेल्ड भी कराएंगे हम लोग, जिसमें बीपीएससी का कोई भी टॉपिक छूटा न रह जाए। बीपीएससी का कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए पूरा डिटेल्ड पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग नीडी क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि लगातार वीडियो आते रहेंगे आपके पास, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, ताकि हमें आपका सुझाव पता चले, हमें आपका रिएक्शन पता चले और हमें उससे प्रोत्साहन मिले, हमें पता चले कि हमें कहाँ और सुधार करने की आवश्यकता है। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्री इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा पाएँ, इसलिए वीडियो को शेयर भी करें। तो अभी हमारा लूसेंट में बायोलॉजी का, साइंस में बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, तो और बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं बायोलॉजी के सीरीज के, उसको आप लोग जरूर देख लें पहले। और अभी अगला कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी के इस सीरीज को। तो यहाँ हम लोग जो है अभी पादप वर्ग का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, और उसके बाद हम लोग फिर पौधे के विभिन्न हिस्से देख रहे थे। तो यहाँ हम लोग अभी जड़ से स्टार्ट करेंगे, रूट से। तो आइए शुरू करते हैं। जड़ जो है, रूट जो है, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है। कौन कौन जड़ होती है? एक मुसला जड़, जिसको एडवेंशियस रूट कहते हैं। तो जड़ जो है वो दो प्रकार की होती है। एक मुसला जड़, जिसको एडवेंशियस रूट कहते हैं। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। कहाँ वृद्धि करती है? भूमि में वृद्धि करती है। तो अब यहाँ मुसला जड़ों का रूपांतरण दिखाया है, ठीक है। तो एक शंकु आकार, जैसे कि कोनिकल इस प्रकार से। तो ये जैसे गाजर हो गया, ठीक है। कुंभी फॉर्म का मतलब हुआ जैसे इस प्रकार से, जैसे सलजम हो गया, चुकंदर हो गया। तो ये इस प्रकार से कुंभी फॉर्म हो गया आपका, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। तो नैपी फॉर्म बोलते हैं इसको, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया। और तर्क रूपी, जिसको फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं, मूली। तो आप लोग देखिए, जो भी जमीन के अंदर सीधे चला जाए, जैसे कि आपका गाजर हो गया, सलजम हो गया, मतलब जिसमें एक शार्प एज हो, शार्प एज इस प्रकार से हो जो जमीन के अंदर जाए। अब चुकंदर भी है तो उसमें भी अब शार्प एज है, टिप है, गाजर में भी है, तो वो जड़ होते हैं। तो इससे आप लोग, जैसे प्रश्न आते हैं कि इसमें से कौन से हैं वो जड़ हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, इसमें शार्प एज होता है, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया। जड़ दो प्रकार की होती है, बता चुका हूं मैं। पहला है मुसला जड़, जिसको एडवेंशियस रूट कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है अपस्थानिक जड़, ठीक है, जिसको हम लोग मुसला जड़ को टैप रूट कहते हैं। मुसला जड़ जो है वो टैप रूट कहलाता है, और दूसरा है अपस्थानिक जड़, जिसको एडवेंशियस रूट कहते हैं, ठीक है। तो मुसला जड़ जो कि टैप रूट कहलाता है, और अपस्थानिक जड़ जो है वो एडवेंशियस रूट कहलाता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ कहाँ वृद्धि करती है? भूमि में। तो जड़ दो प्रकार के होते हैं। पहला मुसला जड़, जिसको मैंने एडवेंशियस रूट कह दिया था, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। मुसला जड़ जो है वो टैप रूट है, और औपस्थानिक जड़ जो है वो है एडवेंशियस रूट, ठीक है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। अब दूसरा हम लोग तना को देखेंगे। स्टेम या पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो जड़ जो है प्रकाश से दूर वृद्धि करता था, तना जो है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। तो मूलांकुर से विकसित कौन होता है? जड़। और तना किससे विकसित होता है? प्रांकुर से। देखिए ये सब पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, यही सब पॉइंट जो है पूछ लिए जाएंगे आपसे परीक्षा में। यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। प्ररोह तंत्र कौन बनाता है? तना बनाता है। अब तनों का हम लोग रूपांतरण देखेंगे। भूमिगत तने उदाहरण कौन कौन है? बहुत से। अब देखिए, तना लोगों को लगता है कि जमीन के ऊपर ही होगा, भूमि के ऊपर होगा, लेकिन नहीं, भूमि के नीचे भी तना हो सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए ट्यूबर, जिसको कंद कहते हैं, आलू। तो आलू एक प्रकार का तना ही है, जमीन के नीचे है लेकिन वो एक तना है, ठीक है। धनकंद, कॉर्म जो है, जैसे बंडा हो गया, केसर हो गया, ये सब भी क्या है? तने हैं। सलकंद, जिसको बल्ब बोलते हैं, ये प्याज, तो प्याज भी तना है। और प्रकंद, जिसको राइजोम बोलते हैं, हल्दी, अदरक, ये भी तना है। तो ये आप लोग एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, डायरेक्ट इसी से प्रश्न आ जाएंगे।
पत्ती जिसको लीफ कहेंगे यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। क्लोरोफिल होता है पत्ती में, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण करती है और क्लोरोफिल के कारण यह हरे रंग की होती है। अब अगला है पुष्प, फ्लावर जिसको बोलेंगे। यह पौधे का जनन अंग है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कौन सा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पौधे का कौन सा है? फ्लावर है। ठीक है, हिंदी में इसको जनन अंग बोलेंगे। तो पुष्प में क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। कोई भी फूल है उसमें बाह्य दलपुंज होता है जिसको कैलिक्स कहते हैं। दलपुंज को क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोला बोलेंगे। पुमंग जिसको हम लोग एंड्रोइशियम बोलेंगे और जायांग जिसको गाइनीशियम बोलेंगे। अब देखिए, चूंकि बायो है तो बायो में फिगर से समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अभी हम लोग लूसेंट सीरीज कर रहे हैं, अगर इसमें फिगर भी एक एक चीज़ का करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा और काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए पहला हमारा स्ट्रैटेजी है कि इसको पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं उससे डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद फिर एक बायो का हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें फिगर से सब कुछ समझाया रहेगा। वो एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज ही रहेगा, तो उसको अगर आप लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग लूसेंट सीरीज को ही कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आइए देखते हैं। तो पुमंग रहेगा, इसको एंड्रोसियम, और जायांग जिसको गाइनेसियम बोलेंगे। तो ये पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं उसमें? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इनमें से पुमंग नर जननांग व जायांग मादा जननांग है। अब देखिए, ये दोनों याद करना जरूरी है। पुमंग जो है वो क्या है? नर जननांग है, और जायांग जो है वो मादा जननांग है। तो फ्लावर में नर जननांग और मादा जननांग दोनों होता है, जिसको पुमंग और जायांग बोलते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर जिसको स्टामेंस होते हैं कहते हैं। तो अंग्रेजी में पुंकेसर को स्टामेंस बोलते हैं। तो पुमंग में जो कि नर जननांग है उसमें एक से अधिक पुंकेसर स्टामेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण जिसको पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जायांग जो है इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? जायांग जो कि आपका मादा जननांग है तो उसमें अंडाशय होगा, ओवेरी, वर्तिका होगा, स्टाइल, और वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा बोलेंगे। ठीक है, अब परागकण हम लोग देखेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? परागकण से ही क्या होता है? तो पराग कोश जो है एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। अब जो एंथर होता है, पराग कोश जिसको कहते हैं, उससे निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की जो स्टैमेंस हैं उनके पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। तो परागकण 2 प्रकार का हो सकता है। एक स्वपरागकण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पौधे में, और पर परागकण जिसको क्रॉस पॉलिनेशन 2 अलग अलग पौधे में, अगर एक का जो एक फूल से दूसरे किसी पौधे के फूल पर अगर हो जाए तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, और अगर स्वयं के पौधे में हो तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग पादप उत्तक के बारे में देखेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पादप उत्तक जो है। उसके पहले हम लोग देख लें, हाँ नहीं, उसके पहले हम लोग इसको देख लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो परागनली बीजांड में प्रवेश करके, जो परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडाए को भेदती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। ठीक है, तो परागकण जो कि वो क्या होते हैं? परागनली जो है बीजांड में प्रवेश करती है करके और बीजांडाए को भेदती हुई भ्रूण कोष तक पहुंच जाती है। ये भ्रूण कोष तक पहुंच जाती है और वहीं परागकणों को वहां छोड़ देती है। और इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज या जाइगोट कहलाता है। आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अनवर्ग के पौधों में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। तो जो भी आवृत बीजी पौधे हैं उसमें ट्रिपल फ्यूजन होगा, और जो अनवर्ग के पौधे हैं उसमें डबल फ्यूजन होगा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अनिषेक फलन क्या होता है? पार्थेनोकार्पी क्या होता है हम लोग देखेंगे। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। तो बहुत ऐसे हैं जिसमें निषेचन होगा ही नहीं और फल बन जाएगा। ठीक है, तो उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, अंग्रेजी में अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फल जो है बीज रहित होते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास। इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रख लेना होगा। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ठीक है, आदि। अब फल का निर्माण हम लोग देख लेते हैं। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो जो फल है वो क्या है? इम्ब्रियो ही है। ठीक है,
और वही जो है बड़ा होकर फल बन जाता है। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं षड़स फल, जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया आदि। दूसरा होता है पुंज फल, जिसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, रसभरी हो गया। तीसरा होता है संग्रंथित फल, जिसको कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, जैसे कटहल हो गया, सहतूत हो गया आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो कुछ फल ऐसे हैं जिसमें बाह्य दलपुंज में ही या दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब हो गया, कटहल हो गया आदि। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे कुछ फल उनके खाने योग्य भाग। जैसे सेब है, तो सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन है। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भीति है। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भीति और बीजांडासन है। अंगूर और अमरूद का सेम है, फल भीति और बीजांडासन। पपीता का क्या है? मध्य फल भीति। तो पपीता और आम का सेम है, मध्य फल भीति। नारियल का क्या है? भ्रूणपोष है। टमाटर का क्या है? फल भीति एवं बीजांडासन। तो टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, इसका क्या है? फलभीत एवं बीजांडासन। और याद करने का तरीका, जिसमें भी छोटे छोटे बीज प्राप्त होंगे आपको, उसमें फलभीति व बीजांडासन होगा। जैसे अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया। अब केला है, उसके क्या है? मध्य एवं अंतःभीति। अब गेहूं है, तो नारियल का भ्रूणपोष था, वैसे ही गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का क्या है? पुष्पवृंत और बीज पत्र। लीची का क्या है? एरील। चना का क्या है? बीज पत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण। सहतूत का है रसीले परिदल पुंज। कटहल का है परिदल पुंज व बीज। अनानास का क्या है? परिदल पुंज। और नारंगी क्या है? जूसी है। तो आपको ये जितना भी ये टेबल के जितने भी पार्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि इसमें से कौन से खाने योग्य भाग हैं इस फल के। एक फल का नाम दे देगा, उसका खाने योग्य पार्ट पूछ देगा, और ऑप्शन उसमें रहेगा, जैसे पुष्पासन रहेगा, बीजांडासन रहेगा, फलभीति पूछ देगा, भ्रूणपोष पूछ देगा। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे उस प्रश्न को। अब हम लोग प्लांट टिश्यू को देखने वाले थे। तो प्लांट टिश्यू, जिसको हिंदी में पादप ऊतक कहा जाता है। तो प्लांट टिश्यू जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले एक होगा अस्थायी ऊतक, जिसको परमानेंट टिश्यू कहेंगे, तो ये अस्थायी ऊतक है। दूसरा जो है विभाज्योतिकी ऊतक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक, विभाज्योतिकी ऊतक में डिवाइडेड है प्लांट टिश्यू में, वर्गीकरण किया हुआ है इसका। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको 3 भाग में फिर से बांटा गया है। क्या क्या? एपिकल मेरिस्टेम्स, शीर्षस्थ विभाज्योतक। लैटरल मेरिस्टेम्स, पार्श्व विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू जो आपका है वो 2 प्रकार में फिर से बटा हुआ है। सरल ऊतक, जिसको सिंपल टिश्यू बोलेंगे, और जटिल ऊतक, जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। समझ में आया? अब आपका जो सिंपल टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट हुआ, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पैरेनकाइमा, जिसको मृदुतक बोलते हैं। कॉलेनकाइमा, जिसको स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा, जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। मृदुतक, जिसको पैरेनकाइमा बोलेंगे, कॉलेनकाइमा बोलेंगे स्थूल कोण ऊतक को, और दृढ़ ऊतक को बोलेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा। और आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि वो भी एक परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। किसमें? जाइलम में और फ्लोएम में। ठीक है, तो अब ऊतक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस टेबल को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। क्या है? प्लांट टिश्यू जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, हिंदी में विभाज्योतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। फिर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, 3 भाग में बट गया है। एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हिंदी में शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। परमानेंट टिश्यू 2 भाग में बटा हुआ है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। और सिंपल टिश्यू फिर 3 भाग में, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हिंदी में मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर 2 भाग में, जाइलम और फ्लोएम। तो अब हम लोग एक एक को अच्छे से यहां डिटेल में देखेंगे। अब ऊतक टिश्यू क्या है? समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को, अब कोशिकाओं का समूह ऊतक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जिसका समान उत्पत्ति हो, संरचना हो, कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग देखेंगे, जिसको विभाज्योतिकी ऊतक कहेंगे।
पौधे के वर्धी क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं। ऐसे पौधे के हिस्से जो कि ग्रो करते हैं, ग्रोइंग क्षेत्र हैं, ग्रोइंग रीजन है, वर्धी क्षेत्र हैं, वो मेरिस्टेम कहलाते हैं, विभाज्योतक कहलाते हैं। ठीक है। और इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो पौधे में क्या है, जीवन पर्यंत जो है विकास होते रहता है, वर्धन होते रहता है। विभाज्योतिक ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। क्या क्या लक्षण है? ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इनकी भित्तियां पतली व एक मार होमोजीनस होती हैं, एक सार होती हैं। तीसरा है जीव द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। तो ये गोल, अंडाकार व बहुभुजाकार होती हैं। इनकी भित्तियां पतली व एक सार होमोजीनस होती हैं। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। अब एक है आपका शीर्षस्थ विभाज्योतक, जिसको एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाएंगे? जड़ जो है आपका, जैसे ये रूट्स हो गए, तो रूट्स के शीर्ष पे ये लोग पाए जाएंगे या तने के शीर्ष पे पाए जाएंगे। तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। प्रश्न आ सकता है कि पौधे की प्राथमिक वृद्धि या विशेषकर लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो यह है एपिकल मेरिस्टेम, जिसको शीर्षस्थ विभाज्योतक बोलते हैं। ठीक है। एपेक्स इसको बोला जाता है, जो भी शीर्ष हिस्सा होता है उसको एपेक्स बोला जाता है। तो नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या कराएगा? वो लंबाई कराएगा, विशेषकर लंबाई में मदद करेगा। अब है पार्श्व विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे गर्थ में वृद्धि होती है। जैसे मोटा लेटरल मेरिस्टेम के कारण पौधा होता है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है। अब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है? अंतर्वेशी विभाज्योतक। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम का ही अवशेष है, जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो जाते हैं। अब इसमें परमानेंट टिश्यू अगर बीच में आ जाते हैं तो इससे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम अलग हो जाता है। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम में भी लंबाई में वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा लेते हैं। अगर शाकाहारी जानवर खा लिए शीर्षाग्र को तो पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि होती है, उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम के मदद से होती है। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास हो गया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे में है अस्थायी ऊतक, जिसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। अब इसका पूरा टिश्यू का सेल डिवीजन हो चुका है और अब इसका डिवीजन करने की क्षमता नहीं है, अब विभाजन की क्षमता नहीं है, तो वो अस्थायी ऊतक हो गए, परमानेंट टिश्यू हो गए। और ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित दोनों हो सकती हैं। प्रश्न आ सकता है कि अस्थायी है, अब देखने में लगेगा कि अस्थायी है तो अब वो मृत तो हो चुकी होगी, लेकिन नहीं, वो जीवित या मृत दोनों हो सकती हैं। सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। तो आपका जो परमानेंट टिश्यू है वो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइडेड था, सरल और जटिल में। सिंपल टिश्यू मतलब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने हुए, और जटिल ऊतक मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए। अब फिर ये भी जाइलम और फ्लोएम में डिवाइडेड था, तो जाइलम को देखेंगे। इसे प्रायः कास्ट, जिसको उड कहते हैं, उड भी कह देते हैं। तो जो आपका पौधे का बाहरी हिस्सा है, पौधे में देखेंगे कि जो उड वाला पार्ट है, आपका जो फ्लेसी पार्ट है, यह वही जाइलम होता है। यह संवहनी ऊतक है। तो संवहनी क्या करेगा? ये इसके दो मुख्य कार्य हैं। क्या करेगा? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जल व खनिज लवणों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। दूसरा, यांत्रिक दृढ़ता, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि उडी पार्ट, फ्लेसी पार्ट यही होता है, तो पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट यही प्रोवाइड करता है, यांत्रिक दृढ़ता। और जल व खनिज लवणों का संवहन भी यही करता है जाइलम। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। अब उड का डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगर आप लोग लकड़ी को काटेंगे तो देखेंगे इसमें रिंग्स होते हैं बहुत सारे, तो उस रिंग्स को काउंट करके पता चल जाता है कि पौधे की आयु की गणना
हो जाती है, इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम क्या है? यह भी एक संवर्धन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना है। तो देखिए जाइलम क्या करता है, रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से लेता है, जड़ जो है, और वो पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है जाइलम की मदद से। फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से जो पौधा है वो क्या है, भोजन बनाता है, और उस भोजन को पत्तियां जो है भोजन बनाती हैं, और उस भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्से तक फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। पौधे का जो टिश्यू पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस से शुरू करेंगे। तो अगले पार्ट में फोटोसिंथेसिस से हम लोग शुरू करेंगे, और इससे पिछले भी बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं, उसको पहले आप लोग देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको। तो जितने भी पार्ट्स हैं उसका वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप लोग नीडी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को देख डालें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। कोरोना है, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम होगा तुरंत परीक्षा जो है वो सिर पे आ जाएगी और टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्री इनिशिएटिव है नीडी क्लासेज का। और फिर अगले वीडियो में फोटोसिंथेसिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और लूसेंट के इस बायोलॉजी सीरीज में, साइंस सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।